हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो किसी भी कंट्री को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें उस कंट्री में रह रहे लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री कैसे काम करती है, कैसे अलग अलग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है और कैसी पॉलिसीज बनाती है, ये वहाँ रह रहे लोग डिसाइड करते हैं। सो अल्टीमेटली जो भी कंट्री का फ्यूचर है ये वहाँ रह रहे लोगों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कंट्री की पॉपुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन को समझते कैसे हैं? हम ये देखते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसा है, यानी मैन कितने हैं, विमेन कितनी हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, कितने लोगों की डेथ हो रही है और किस वजह से डेथ हो रही है, लोग ज़्यादातर रहते कहाँ पे हैं, सिटीज़ में या फिर विलेजेस में, कितने लोग लिटरेट हैं यानी वो लिख और पढ़ सकते हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो वो किस तरह का काम करते हैं। तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता है, सो वी नो अबाउट द पॉपुलेशन। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो दिस इज अ नोन फैक्ट कि ह्यूमन पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं और कहीं पे कम। सो द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन refers to the way people are spaced over the earth's surface। तो ये जो population distribution है ये इतनी ज़्यादा uneven है कि 10 सबसे ज़्यादा populated countries है वर्ल्ड की, यहाँ पे 60% ऑफ टोटल population रहते हैं वर्ल्ड की। आउट ऑफ टोटल 7 बिलियन पीपल, 1 बिलियन से ज़्यादा तो इंडिया और चाइना में ही है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 50% से ज़्यादा लोग एक ही कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इनफैक्ट जॉर्ज बी क्रेसे, जो कि एक अमेरिकन जोग्राफर हैं, ही हैज सेड दैट एशिया हैज़ मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मेनी। इनफैक्ट ये तो वर्ल्ड लेवल पे भी होता है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी एरिया की अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जाननी हो तो हमें पहले उस जगह की पूरी पॉपुलेशन लेनी है और इसको डिवाइड करना है उस जगह के एरिया से, और इसको मेजर करते हैं हम पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, लेट्स टेक इंडिया का एग्जांपल। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन और हमारा टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, which comes out to be 429 something, which simply means कि on an average इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 429 लोग रहते हैं। और ये on an average ही है क्योंकि इंडिया में भी पॉपुलेशन डेंसिटी हर जगह अलग अलग है, कहीं पे बहुत सारे लोग रहते हैं और कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन है। तो ये फैक्टर्स 3 तरह के हैं। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आता है जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सिंपली मीन्स जिन एरियाज में वाटर इजीली अवेलेबल है वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वाटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, तो हमेशा रिवर्स के अराउंड पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा जियोग्राफिकल फैक्टर है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स वो स्ट्रक्चर हैं जो हमें अर्थ में नेचुरली देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर वैलीज, बीचेस एट्सेट्रा। तो मोस्टली लोग ऐसे लैंड फॉर्म पे रहना प्रेफर करते हैं जो प्लेन हो या फिर जहाँ का स्लोप जेंटल हो, या पुटिंग इट मोर सिंपली जहाँ पे कल्टीवेशन करना ईजी हो, रोड्स बनाना ईजी हो और जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो सके। तो इसलिए मोस्टली प्लेन्स पे देखोगे कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर होता है और रोड्स अच्छे से कनेक्ट होती हैं, इसलिए प्लेन्स में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। बट वहीं अगर हम हिली रीजन या फिर माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पे ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी गंगा प्लेन्स में ज़्यादा है जबकि माउंटेन्स पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तीसरा जियोग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट। तो अगर एक्सट्रीम ठंड या गर्मी होगी तो हमारे लिए ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा, तो इसलिए लोग वहाँ रहना प्रेफर करेंगे जहाँ ज़्यादा सीजनल वेरिएशन ना हो, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर मोर और लेस कांस्टेंट रहता हो। इसलिए मोस्टली लोग मेडिटेरेनियन रीजन में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, ये इतना वेरी नहीं करता, इसलिए बहुत सी एंशिएंट सिविलाइजेशन इस रीजन में हुई थी। सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जहाँ फर्टाइल सॉइल होगा वहाँ लोग कल्टीवेशन कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा लोग उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ फर्टाइल लोमी सॉइल होता है। नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें आता है मिनरल्स,
यानी कि उन एरियाज में जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे माइनिंग पॉसिबल है। फिर जब माइनिंग होती है तो इंडस्ट्रीज सेटअप होती है इन एरियाज में, और माइनिंग और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग भी चाहिए, जिसकी वजह से इन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो बहुत सारे वर्कर्स, बी इट स्किल्ड या सेमी स्किल्ड, ये इन एरियाज में आते हैं, जिसकी वजह से इन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कटांगा कॉपर बेल्ट, जो कि एक माइनिंग एरिया है अफ्रीका में, which spans across the border between Democratic Republic of Congo and Zambia. So this area is one of the largest copper producing regions in the world, जिसकी वजह से यहाँ पे आसपास के बहुत से लोग काम करने के लिए इस एरिया में आने लगे। So इसकी वजह से यहाँ पे population density ज्यादा है। Next economic factor is urbanization. Urbanization is when people move from rural areas to urban areas, क्योंकि urban areas में employment opportunity ज़्यादा होती हैं, यहाँ बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी होती हैं और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी होती है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज होते हैं वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज व्हेन मशीन्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स. तो जिस एरिया में भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और लोग वहाँ काम करने जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होती हैं वहाँ पे जब ज़्यादा लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो ना केवल उस इंडस्ट्रीज के लिए जॉब आती है बल्कि बाकी एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जैसे शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स एट्सेट्रा। तो ओवरऑल यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल है जापान का कोबे ओसाका रीजन, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो हुई, बिकॉज दिस रीजन बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, जो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो कुछ एरियाज में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि उस एरिया का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे सोशल अनरेस्ट होगा तो वहाँ से लोग बाहर जाना प्रेफर करेंगे। इस वजह से इन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी क्योंकि यहाँ से लोग बाहर जाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ. Population growth refers to a change in the number of individuals living in a territory during a specified period of time. यानी कि एक कोई टेरिटरी में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितना चेंज हुई है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दूसरे लोग उस टेरिटरी में आएंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और अगर यहाँ से कहीं और जाएंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। सपोज किसी टेरिटरी की पॉपुलेशन 2010 में 1 लाख थी, और फिर 10 साल बाद 2020 में यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ के 1,20,000 हो गई, तो यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। कितने नंबर से? दैट इज़ 20,000। तो ये है एब्सोल्यूट नंबर। हम परसेंटेज के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन 2010 से 2020 में 20% हुआ। सो देयर आर अ फ्यू टर्म्स लाइक growth of population, growth rate of population, natural growth of population, actual growth of population। तो इन सबको समझते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? अगर इंडिया की पॉपुलेशन 2001 में 102.70 करोड़ थी और फिर 2011 में हमारी पॉपुलेशन 121.02 करोड़ हो गई, तो एक्चुअल नंबर जो ग्रोथ हुई है दैट इज 18.15 करोड़। तो ये है हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर जब हम इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे, ये होगी हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बर्थ हुई है और कितनी डेथ हुई है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी भी एरिया में सिर्फ नेचुरली तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी नहीं, बल्कि जब लोग वहाँ पे आएंगे या जाएंगे उससे भी पॉपुलेशन में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हम निकालते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो एक्चुअल ग्रोथ में हम बर्थ और डेथ का डिफरेंस तो देखते ही हैं, उसके साथ ही ये भी देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोग उस एरिया में अंदर आके रह रहे हैं, और इसको माइनस करते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो उस जगह से बाहर गए हैं। तो ऐसे हमें पता चलता है एक्चुअल कितनी ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की। तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होगी? तो या तो जब बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट से, या फिर जब ज़्यादा लोग आके उस एरिया में रह रहे हों और कम लोग बाहर गए हों, तब भी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव होगी।
सिमिलरली जब डेथ रेट ज़्यादा होगी या फिर उस एरिया से लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, तब एरिया में नेगेटिव ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो एज वी सॉ, पॉपुलेशन 3 चीज़ों की वजह से चेंज होती है, बर्थ्स, डेथ्स या फिर माइग्रेशन। बर्थ रेट, तो ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना बर्थ रेट है, ये पता करते हैं हम क्रूड बर्थ रेट। पता करने के लिए हमें ये जानना होता है कि एक साल में कितनी लाइव बर्थ हुई हैं, यानी कितने बेबी वर अलाइव एट द टाइम ऑफ बर्थ, और इसको हम डिवाइड करते हैं उस कंट्री की टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन से। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 1000, और इससे हमें पता चलता है कि आउट ऑफ 1000 पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस कितने बच्चे पैदा हुए हैं। नेक्स्ट इज डेथ रेट। डेथ रेट को भी हम ऐसे ही मेजर करते हैं क्रूड डेथ रेट के फॉर्म में। इसको कैलकुलेट करने के लिए वी टेक नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर एंड डिवाइड दैट बाय मिड ईयर पॉपुलेशन एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 1000, जिससे हमें पता चलता है कि आउट ऑफ 1000 पीपल लिविंग इन अ एरिया कितने लोगों की डेथ हुई है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जिस जगह से वो जाते हैं उसको कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, एंड जिस जगह वो जाते हैं दैट इज़ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, जबकि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको पहले से बेटर फेवरेबल इकोनॉमिक या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल सकें, ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर कर सके। माइग्रेशन परमानेंट, टेम्परेरी या सीजनल हो सकता है। इसके अलावा इट कैन आइदर बी फ्रॉम अ रूरल टू अनदर रूरल एरिया, या फिर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, फ्रॉम अर्बन टू अर्बन एरियाज, या इवन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज। अनदर थिंग, सपोज एक इंसान इंडिया से यूएसए जाता है, तो उसको इंडिया में हम एमिग्रेंट कहेंगे बिकॉज ही हैज़ लेफ्ट द कंट्री, एंड उस सेम पर्सन को यूएसए में वो लोग इमिग्रेंट कहेंगे बिकॉज ही हैज़ मूव्ड टू दैट कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। So emigration is leaving and immigration is coming. So what are the reasons जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं? तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। पहला है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। पुश, जैसा कि नाम से लग रहा है, धक्का मारना। इट सिंपली मीन्स कि प्लेस ऑफ ओरिजिन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोगों का मन होता है उस जगह से कहीं और चले जाने का। सो द रीजंस कैन बी लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल हैं, अनप्लेजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, एपिडेमिक्स एंड सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है प्लेस ऑफ ओरिजिन में। ऑन दी अदर हैंड, पुल फैक्टर्स वो होते हैं जिसकी वजह से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन अच्छी लगती है एंड पीपल आर ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स दैट प्लेस। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है, मे बी वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, या फिर प्लेजेंट क्लाइमेट है। सो पुल या पुश फैक्टर, इन दोनों में से किसी भी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एज द नेम शोज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जो पॉपुलेशन है या जो सोसाइटी है उसमें ट्रांजिशन आना, उसमें बदलाव आना। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं या जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, वहाँ हमेशा ज़्यादा मॉर्टेलिटी और ज़्यादा फर्टिलिटी देखने को मिलती है, यानी ज़्यादा डेथ रेट होती है और ज़्यादा बर्थ रेट होती है। और फिर जब धीरे धीरे यही एग्रीकल्चरल सोसाइटी जब प्रोग्रेस करती है तो ये एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप होती है, और इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लो फर्टिलिटी और लो मॉर्टेलिटी मिलती है, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाते हैं। तो इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 3 स्टेजेस हैं, और इन 3 स्टेजेस में एक सोसाइटी का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम रूरल अग्रेरियन इलिटरेट सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। और ये जो चेंजेस हम देखते हैं, हम इसको डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। तो एक एक करके इन स्टेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है, इसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एपिडेमिक्स हैं और फूड वेरिएबल सप्लाई में है, और इसलिए भी है क्योंकि ये एडवांस सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। और फर्टिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उनको काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए,
सो दे प्रोड्यूस मोर किड्स। प्लस ये भी था कि इन सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स नहीं लिए जाते थे। तो पहली स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती थी। ऑल्सो इन सब चीज़ों की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे और टेक्नोलॉजी भी कम थी। आज से 200 साल पहले सारी कंट्रीज इस ही स्टेज में थी। फिर आई सेकेंड स्टेज की बारी। यहाँ पे आने में सोसाइटी में फर्टिलिटी रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा था, बट धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होने लगी विद टाइम। सेकेंड स्टेज में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मॉर्टैलिटी का रेट कम होता है, क्योंकि इस स्टेज में सोसाइटी में कई सारे मेजर्स लिए जाने लगे ताकि कम लोगों की डेथ हो, जैसे सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट और हेल्थ कंडीशन में सुधार, जिसकी वजह से लोग कम बीमार पड़ते हैं और मॉर्टैलिटी रेट रिड्यूस होता रहता है। सो एज यू कैन सी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है, तो ऐसे में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो होती है। फिर तीसरी स्टेज आती है। तीसरी स्टेज में फर्टिलिटी रेट और मोर्टालिटी रेट दोनों काफ़ी कम हो जाते हैं और पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाती है या फिर बहुत ही स्लोली ग्रो होती है। तो इस स्टेज में पॉपुलेशन अर्बनाइज हो जाती है, लिटरेट होते हैं लोग, दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी एज वेल एज दे डेलिबरेटली कंट्रोल देयर फैमिली साइज। तो इस थ्योरी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में किसी भी जगह की पॉपुलेशन कैसी होगी, और ये डेमोग्राफिक साइकिल ये भी दिखाता है कि हम ह्यूमंस कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि विद चेंजिंग सोसाइटी हमारी फर्टिलिटी लेवल एडजस्ट होता रहता है। तो इंडिया में अभी हम सेकेंड स्टेज में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज स्टेज 2 में हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो स्टेज 3 में हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, तो ऐसे में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा लोग compete करेंगे फॉर सेम रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन लिव पीसफुली, बट जो गरीब हैं दे हैव टू स्ट्रगल, एंड ऐसे में सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी, क्राइम्स होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जैसे कि हमने देखा हम अभी सेकेंड स्टेज में हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ और पॉपुलेशन ना बढ़े इसके लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की थी, एंड दैट टू वे बैक इन 1952। तो फैमिली प्लानिंग में पीपल प्लान कि कब उनको बच्चा करना है, और अगर दे वांट टू हैव मोर किड्स तो उनको अवेयर कराया जाता है कि मिनिमम कितना ईयर का गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में, ताकि मदर एंड चाइल्ड दोनों हेल्दी रहें। एंड इसके अलावा बहुत सारे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स भी आ गए मार्केट में, एंड पीपल आर यूजिंग दैट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने एक ऐसे लिखा था ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1798 में। रॉबर्ट माल्थस ने ये थ्योरी दी थी कि जो पॉपुलेशन है वो फूड सप्लाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। फूड एरिथमेटिकली ग्रो होती है, जबकि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली, यानी कि फूड सप्लाई ऐसे बढ़ेगी कि पहले 2 था, फिर 4, देन 6, देन 8, यानी एक कांस्टेंट नंबर से एडिशन हो रहा है। बट पॉपुलेशन बढ़ती है, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ऐसे में एज यू कैन सी क्लियरली कि लोग ज़्यादा हो जाएंगे और फूड की सप्लाई कम होगी। तो उनके हिसाब से अगर ऐसा चलता रहा कि पॉपुलेशन ग्रो करती ही जा रही है, तो ऐसे में होगा पॉपुलेशन क्रैश। पॉपुलेशन क्रैश होता है फेमाइन, डिजीज या फिर वॉर, यानी कि कुछ ऐसा नेचर करेगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो माल्थस ने 2 तरीके बोले हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। पहला है प्रिवेंटिव और दूसरा है फिजिकल चेक्स, जिसको कि पॉजिटिव चेक भी बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव में वो चीजें आती हैं जिससे लोग खुद से पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, बीट सेलिबसी या कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू, यानी इसमें फर्टिलिटी रेट पर काम करके पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है। वहीं दूसरी तरफ फिजिकल चेक्स वो होते हैं जो लोगों की लाइफ स्पैन को कम कर देते हैं, यानी डेथ रेट बढ़ा देते हैं ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। सो ये है माल्थस की थ्योरी। तो कमिंग बैक टू द चैप्टर, सो एज यू कैन सी पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, एंड पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए नेगेटिव साबित नहीं हो जाए, एंड अगर हमें सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना है तो हमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना होगा। सो इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई एंड आंसर। एंड अगर कोई रिकमेंडेशन हो वो भी नीचे लिख दो। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।